Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss a new chapter that is biotechnology and its application. Last lecture के अंदर हमने पढ़ा था tools क्या क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे कि एंजाइम्स, वेक्टर्स एंड कॉम्पिटेंट होस्ट, और हमने पढ़ा था 3-4 टेक्निक्स के बारे में, जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में हमने पढ़ा था, पीसीआर एंड बायोरिएक्टर्स और डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। ये सारी की सारी कहानी मिला के आपके 7 से 8 स्टेप बनते हैं, जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाना सीखा था और हमें देखा था कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हो गया तो प्लीज सबसे पहले उसको खत्म कीजिए, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो कंप्लीटली आपका इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड रहेगा। ऑलराइट, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक छोटी सी यूनिट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल यूनिट है। ठीक है, 2 ही इसके अंदर चैप्टर आते हैं, तो सबसे पहले आप बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को सबसे पहले समझिए, उसके बाद आप इस चैप्टर पर आइए, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड आई होप आप सारे के सारे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, अच्छे नोट्स बना रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहला लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का। बहुत छोटा सा ये चैप्टर होने वाला है, जिसके अंदर 3 से 4 लेक्चर हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की, तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस है हम वो कौन कौन से फील्ड में करेंगे। ठीक है, एक तो हम ये देखेंगे और कौन कौन से रिसर्च एरियाज हैं जहां पर अभी भी इंप्रूवमेंट के चांसेस है, बहुत सारी रिसर्च अभी भी बाकी है। ठीक है, हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ये देखेंगे और फिर हम देखेंगे बीटी कॉटन के बारे में, किस तरीके से बीटी कॉटन हमें प्रोवाइड करता है, किस तरीके से बीटी कॉटन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, किस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा प्लाज्मिड, सारी की सारी कहानी हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं टॉपिक्स टू बी कवर्ड के अंदर आएगा एरियाज ऑफ रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी और बीटी कॉटन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, लेक्चर को बहुत अच्छे से समझिए, पॉज कीजिए, थोड़ा से अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, समझिए, इमेजिन कीजिए, क्योंकि ये यूनिट कुछ इसी तरीके की है और अब आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, बस एक चैप्टर पे तो बचे हम, एवोल्यूशन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, चैप्टर का नाम ही लिख लेते हैं, एक नया चैप्टर है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत प्यारी यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है, 3 से 4 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इस चैप्टर से, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर और सब्जेक्टिव के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो वो कौन कौन से रिसर्च एरिया को समझने से पहले हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन सी फील्ड के अंदर हैं। देखो, तो हम आपके सिलेबस के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर देखेंगे और हम देखेंगे मेडिसिन के अंदर कि बायोटेक्नोलॉजी ने किस तरीके की डेवलपमेंट की हुई है। ठीक है, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत बार हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा है ना, जीन थेरेपी के बारे में हम पढ़ेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये 3 जो फील्ड के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, एग्रीकल्चर के अंदर, मेडिसिन के अंदर एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसको शुरू करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि कौन से रिसर्च एरिया हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, कहाँ पर अभी भी रिसर्च के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए आप, 3 रिसर्च एरिया इन बायोटेक्नोलॉजी, 3 रिसर्च एरिया इन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 3 रिसर्च जो एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम अपनी प्यारी सी कहानी। देखो, सबसे पहला तो हम देखेंगे कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट का मतलब है होस्ट सेल, ठीक है। तो जैसे हमने अपना भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था वो होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया था। अब होस्ट सेल जब मल्टीप्लाई करेगी तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने इंसर्ट किया था होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बना के, जिसके बहुत सारे तरीके थे, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, हीट शॉक मेथड, जिसकी मदद से हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिया था होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। अब होस्ट सेल जब मल्टीप्लाई करेगी इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करेगा इसका मतलब क्या है, हमें बहुत सारा प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो रिसर्च एरिया है इसी केस के अंदर है कि बहुत ज़्यादा मतलब हम जो कैटलिस्ट है, जो भी कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ हम कर रहे हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हम बेटर बना सकते हैं, बेटर होस्ट यूज़ कर सकते हैं, बेटर वेक्टर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है इस फील्ड के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जैसे आप एप्लीकेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर रहे हैं। और अभी जैसे कोविड पैंडेमिक के टाइम पर भी बायोटेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिसर्च एरिया आता है वो कौन सा है, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स बच्चे, चाहे वो माइक्रोब्स हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो प्योर एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है, यूज्ड एज कैटलिस्ट, जो कि हम कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च यहाँ पर पॉसिबल है। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। अब सेकंड, अब होस्ट सेल है वो कल्चर तो करेगी, ठीक है, मतलब होस्ट सेल है वो मल्टीप्लाई करेगी। अब हमने बायोरिएक्टर्स के बारे में पढ़ा था, आपको पता है मोस्ट कॉमन टाइप जो बायोरिएक्टर था वो स्टेरियोटाइप ऑफ बायोरिएक्टर हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, बायोरिएक्टर्स का यूज़ करके। जो बायोरिएक्टर्स में यानी कि बड़ी बड़ी टैंक्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जिसके अंदर रॉ मटेरियल को एक बेनिफिशियली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और जहां पर हम स्टेराइल कंडीशन देते हैं। स्टेराइल कंडीशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे, क्योंकि यही एक खास बात है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि जो अदर जो टेक्निक्स है, कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन, जो भी अदर टेक्निक है उसके अंदर मतलब डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ साथ अनवांटेड कैरेक्टर्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्टेराइल कंडीशंस दे रहे हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन दे रहे हैं जिसकी मदद से हमें सिर्फ अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, बाकी हमें इसके अलावा कुछ भी ना मिले, ठीक है। तो जैसे ही जो कल्चरिंग होगी बायोरिएक्टर्स के अंदर होस्ट सेल की, जहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा और हमें अपना जो जीन है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर इंसर्ट किया था वो मल्टीप्लाई करेगा, जीन एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन मिलेगी, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन मिलेगी इसके अंदर भी हमें सिर्फ अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि जब हम आइसोलेट करते हैं प्रोडक्ट के अंदर इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम भी आता है, तो हमें उस न्यूट्रिएंट मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं बायोसिंथेटिक फेज की, जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा कल्चरिंग की थी हमने अपने प्रोडक्ट्स की, ठीक है, अपने होस्ट सेल्स की, जिसके अंदर हमने बहुत सारा प्रोडक्ट मिला था बायोरिएक्टर्स की मदद करके, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या कंडीशन दी थी कि हमने बहुत सारे कंट्रोलर रखे थे, जैसे कि पीएच कंट्रोलर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर, हमने एक इनलेट डाली थी जिसके अंदर जिसकी मदद से हम इनोकुलम को एंटर कर रहे हैं, एक आउटलेट थी जिसकी मदद से हम जो भी प्रोडक्ट है उसको हम आइसोलेट कर रहे थे, ठीक है, प्रॉपर हम ऑक्सीजन दे रहे थे, एजिटेटर्स रखे लगे हुए थे मोटर से जो अटैच, यानी कि ताकि बहुत जब वो घूमे तो बहुत अच्छे से ऑक्सीजन की क्या हो मिक्सिंग हो, एक न्यूट्रिएंट मीडियम था, मतलब वो सारी की सारी जो कंडीशंस थी हमने प्रोवाइड की थी बायोरिएक्टर्स के अंदर, जिसकी मदद से होस्ट सेल बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। फोम ब्रेकर था, यानी कि जब ये चीज घूमेगी, जब मोटर घूमेगी तो फोम इकट्ठा ना हो, अगर फोम इकट्ठा हो गया तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस है हमने बायोरिएक्टर्स के अंदर प्रोवाइड की थी। तो ये जो स्टेराइल कंडीशंस है ना, यहाँ पर भी हम और अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम और बेहतर स्टेराइल कंडीशन दे सकते हैं जिसकी मदद से सिर्फ हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो जो सेकंड जो रिसर्च एरिया है वो क्या है बच्चे, प्रोवाइड स्टेराइल कंडीशन, ठीक है, प्रोवाइड स्टेराइल कंडीशन
provide sterile conditions in bioreactors to help कैटलिस्ट टू ग्रो, ताकि जो कैटलिस्ट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए और हमें बहुत अच्छे से क्या मिले, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले एक एम्पल अमाउंट के अंदर। और ये तो था बायोसिंथेटिक फेज के अंदर जिसके अंदर हम कल्चरिंग कर रहे थे, ठीक है। अब जो लास्ट जो स्टेप था हमने पढ़ा था डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, यानी कि जब हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि डिजायर्ड प्रोडक्ट तो अभी मिल नहीं रहा है, डिजायर्ड प्रोडक्ट अभी तो सिर्फ हो सेल कल्चर हो रही है। हो सेल क्या हो रही है, सिर्फ अभी कल्चर हो रही है, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारा वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनेगी। अब इस प्रोटीन को हमने आइसोलेट करना है। जब हम इस अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे तो इसके साथ साथ क्या आएगा बच्चे, इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट मीडियम भी आएगा, कुछ दूसरी चीजें भी आएंगी और हमें ये नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें क्या मिले, अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो इस जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है इसके अंदर भी बहुत ज्यादा रिसर्च पॉसिबल है बच्चे। जैसे कि कोई भी जो टैबलेट है, अलग अलग कंपनीज दवाइयां, जैसे आप कोई भी दवाई लेने जाते हो तो अलग अलग कंपनीज दवाइयां बनाती है, बाकी सारे के सारे स्टेप्स तो ठीक है, लेकिन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर यानी कि सेंट्रिफिकेशन, डिस्टिलेशन, ट्रायल किया था, जो ट्रायल हमने किया था, ठीक है, पैकेजिंग, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। जो कंपनी इन स्टेप्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर दे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उस प्रोडक्ट की अमाउंट भी मार्केट के अंदर कम हो जाएगी। तो लेकिन ध्यान रखे, यानी कि कंपनी को ये ध्यान जरूर रखती है कंपनी ऑब्वियसली कि जो प्रोडक्ट जो हमें बना है इसके क्वालिटी के साथ कोई भी खराबी ना हो, कोई भी क्वालिटी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। लेकिन हाँ, जो भी ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, अगर कोई भी कंपनी इसके जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के जितने भी जो स्टेप्स थे इनको थोड़ा सा कम कर देती है, या फिर थोड़ा सा मतलब कॉस्ट इनका कम कर देती है। कॉस्ट कम कैसे होगी कोई भी प्रोडक्ट की, यानी कि जितने हमने कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स देखे थे ये कम हो जाएं, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वालिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जब हम इतना तामझाम कर ही रहे हैं, वो क्वालिटी के लिए कर रहे हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा मतलब इग्नोरेंस की वजह से अगर क्वालिटी हैम्पर हो गई तो हमने इतनी ज्यादा जो भी मेहनत करी उसका कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि जितने भी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं आउट ऑफ 100 सिर्फ 2 to 3% ही क्या मिलती है, सक्सेस रेट, 2 to 3% की सक्सेस रेट होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, प्रोवाइड स्टेराइल कंडीशन इन बायोरिएक्टर्स टू हेल्प द कैटलिस्ट टू ग्रो। और जो थर्ड जो रिसर्च एरिया है बच्चे वो है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टू आइसोलेट डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर हमें क्या मिलना चाहिए बच्चे, अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चे, डिजायर्ड प्रोडक्ट है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये 3 रिसर्च एरिया है, ये क्या है बच्चे, 3 रिसर्च एरियाज हैं। पहला रिसर्च एरिया है कि जो भी हम कैटलिस्ट यूज करें वहां पे इंप्रूवमेंट के बहुत ज्यादा चांसेस है। दूसरा है बायोरिएक्टर्स को हम और अच्छे से स्टेराइल कंडीशन दे सकते हैं। और जो थर्ड है वो क्या है बच्चे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टू आइसोलेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। डिजायर्ड प्रोडक्ट लिख लीजिए या फिर अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो ये 3 रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया है यहाँ पर हम क्या ही देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन देख रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, मेडिसिन के अंदर और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। आइए लिखिए, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब हमारा यहां से टॉपिक शुरू होता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के केस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ऑलराइट, तो देखो जो एग्रीकल्चर है वो कितने टाइप की हो सकती है, ठीक है। एग्रीकल्चर, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हो सकती है, ठीक है। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर के अंदर जो एप्लीकेशन का मतलब है बच्चे, सीधी सी बात है कि यहाँ पे फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। किसको इंक्रीज करना है, फूड जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है। अब आप सोचोगे मैम फूड प्रोडक्शन को क्यों इंक्रीज करना है, आपको ये तो पता होगा ना
जो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम पढ़ के आए कि किस तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, किस तरीके से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, अगर फूड के लिमिटेड सारे के सारे रिसोर्सेज होंगे, तो यानी कि हर एक इंसान को खाना तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर, तो सिंपल सी ये बात ध्यान में रखना कि हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ग्रो कर रही है। तो जो एग्रीकल्चर हो किस टाइप की हो सकती है बच्चे? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के अंदर क्या है? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब है यहां पर क्या यूज हो रहा है बच्चे? यहां पर यूज हो रहे हैं फर्टिलाइजर्स। कहाँ क्या क्या यूज हो रहे हैं? जैसे फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड यानी कि केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है। आप सोचोगे कि मैम ठीक है, हमारा जो काम है वो तो फूड को मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। तो बच्चे ये सारे के सारे तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इको फ्रेंडली नहीं है, मतलब हमें अपने एनवायरनमेंट का भी तो ध्यान में रखना है। तो एक तो ये हो गई एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। अगर दूसरे में इसकी बात करूं, ठीक है, जो दूसरी किस टाइप की एग्रीकल्चर होगी बच्चे? आपने आजकल बहुत सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ठीक है, बहुत सुना होगा आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, या फिर अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं और बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं और बायो पेस्टिसाइड्स का हम यूज करते हैं, ठीक है, बायो पेस्टिसाइड्स का हम यूज करते हैं। और थर्ड टाइप की क्या होगी बच्चे? ये होगी जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली यहां पर अब आ गई है बारी बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। और यहां पर किस चीज की बारी आ गई है? यहां पर बारी आ गई है आपकी बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की। इस टाइप की मतलब एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब है कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कि ग्रीन रेवोल्यूशन 20th सेंचुरी के अंदर आपने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, क्रांति के बारे में, ठीक है। किसकी क्रांति? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है बच्चे 20th सेंचुरी के अंदर मतलब बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया। कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया हम देखेंगे, जिसकी मदद से फूड प्रोडक्शन 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से, यानी कि जो फूड प्रोडक्शन है ये कितने टाइम इंक्रीज हो गया? इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम इंक्रीज हो गया फूड प्रोडक्शन। लेकिन ये तब भी सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन के, जो फादर हैं, ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो फादर हैं वो है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। अब देखो 3 टाइम प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो गया, लेकिन अभी भी सफिशिएंट नहीं था। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। अब इसका फर्टिलाइजर्स का यूज करो, केमिकल्स का यूज करो तो वैसे मर गए। क्यों? एक तो इतना सारा अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब बहुत सारे फैक्टर्स भी तो आ रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, पॉवर्टी आ रही है, ठीक है, हंगर आ रहा है, ठीक है, और सारी की सारी चीजें साथ में आ रही है। अब ऑलरेडी अगर केमिकल्स का यूज करेंगे, एक तो बात कि जो भी मतलब डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये प्रॉब्लम तो है ही, एक तो चीजें एक्सपेंसिव है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और ऊपर से हंगर, यानी कि हंगर बहुत ज्यादा है।
अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का काम तो आया ग्रीन रेवोल्यूशन की 3 टाइम तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, लेकिन ये भी सफिशिएंट नहीं थी। अब ये किस तरीके से हुई 3 टाइम फूड प्रोडक्शन इंक्रीज? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसका यूज किया गया बच्चे? मेंटेनेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस। यहां पे ये लिख दो सीधा, मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस, यानी कि जो एग्रीकल्चर, इसकी मैं बात करूं, इरिगेशन की बात करूं, ठीक है, मतलब जो इरिगेशन फैसिलिटी है उनके ऊपर बहुत काम किया, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत काम किया, सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर बहुत काम किया गया। एक तो ये। दूसरी बात क्या यूज किया गया बच्चे? यूज ऑफ केमिकल्स। ठीक है, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर क्या क्या लिमिटेशंस थे हम वो भी करेंगे। एंड यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, जो भी इम्प्रूव्ड जो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स थी वो यूज की। इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का मतलब है ऐसी क्रॉप जिनकी हाई यील्ड थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी टेक्निक यूज की गई और जिसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन है वो 3 टाइम इंक्रीज तो हो गया। और फादर रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, अब इसकी क्या क्या लिमिटेशंस रही सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशन रही? तो आप पहले तो यही बोल दोगे कि मैम लिमिटेशन तो यही रही कि जो इम्प्रूव्ड जो वैरायटीज हैं क्रॉप्स की, हम ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग का यूज करके हम इतने अच्छे से नहीं बना सकते। ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग का मतलब क्या है? एक कैरेक्टर एक क्रॉप का लिया, अच्छा कैरेक्टर एक कैरेक्टर हमने दूसरी क्रॉप का लिया और ब्रीडिंग करा दी तो हमें एक क्रॉप मिली। ठीक है, जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर आ गए। लेकिन कन्वेंशनल ब्रीडिंग आपको पता ही है जिसके अंदर बहुत सारे अनडिजायर्ड कैरेक्टर वगैरह आते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी लिमिटेशंस क्या हो गई? दूसरी लिमिटेशन ये हो गई कि जो केमिकल्स है, एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो 3 टाइम्स फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुई मैक्सिको के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी बहुत रोल प्ले किया, लेकिन करें क्या जब पॉपुलेशन इतनी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों का मतलब ताम झाम बिठाना पड़ेगा ना जिसकी वजह से हमें रिजल्ट भी मिले और एनवायरनमेंट का भी ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जब डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं तो सबसे ज़्यादा असर आपको पता ही एनवायरनमेंट पे होता है। आज के टाइम पे आप देख ही रहे होगे। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस क्या क्या रही? ठीक है, लिमिटेशन ऑफ टेक्निक्स यूज्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो टेक्निक्स यूज की उसकी क्या क्या लिमिटेशन रही? सबसे पहली लिमिटेशन तो आप यही बोलोगे कि मैम एग्रोकेमिकल्स जो यूज किए वर वेरी एक्सपेंसिव। एग्रोकेमिकल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। एग्रोकेमिकल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। दूसरी बात, एग्रोकेमिकल्स आर नॉट, एक तो एक्सपेंसिव थे और दूसरा इको फ्रेंडली। ठीक है, दूसरी बात इको फ्रेंडली नहीं थे और यहाँ पे जो सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस हो गई थी। ठीक है, सोइल की जो फर्टिलिटी थी बच्चे ये भी क्या हो गई थी? गॉट रिड्यूस्ड। सोइल फर्टिलिटी गॉट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो लिमिटेशंस यही थी टेक्निक्स की ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कि जो एग्रोकेमिकल्स यूज किए वो क्या थे बच्चे? एक तो एक्सपेंसिव थे, दूसरा एग्रोकेमिकल्स आर नॉट इको फ्रेंडली। ठीक है, और सोइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई। अब किसकी बारी आई? अब आई किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की बारी। ठीक है, अब किसकी बारी आई? अब आई बच्चे बायोटेक्नोलॉजी की बारी। और बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हम देखते हैं अब एग्रीकल्चर के अंदर।
ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की बारी आई। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी की बारी आई, बायोटेक्नोलॉजी ने बोला चलो ठीक है, हम ऐसे प्लांट बनाते हैं, ठीक है, हम ऐसे प्लांट बनाते हैं जिसकी मदद से हमें इनकी पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही ना पड़े। मतलब खुद ही हम ऐसे प्लांट बनाएंगे, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का यूज करके, कि दो ही प्रिंसिपल थे बायोटेक्नोलॉजी के। पहला प्रिंसिपल था जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा प्रिंसिपल था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। यानी कि इन प्रिंसिपल्स का हम यूज करके हम ऐसे क्रॉप्स बनाएंगे, ऐसे प्लांट्स बनाएंगे जो खुद ही इंसेक्ट के लिए इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट शो करेंगे। यानी कि उनका इंसेक्ट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, खुद ही, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आया। अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या क्या चीजें हो गई, बायोटेक्नोलॉजी ने क्या क्या असर छोड़ा, किसके ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, तो मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हुए। तो देखो यहाँ पर जो भी हम चीजें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाएंगे, यानी कि चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर चाहे वो माइक्रोब्स हो, इनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आप बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो बच्चे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या मतलब होता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो जीन है वो कहीं बाहर से आया हो। बाहर से ऐसा तो नहीं आएगा उड़ते उड़ते आ जाएगा, ऐसा तो नहीं आएगा, तो कहां से आएगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म से आएगा। अब दूसरा ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स जीन फ्रॉम अदर स्पीशीज, ठीक है, दूसरी स्पीशीज का जीन हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और उस जीन को हम क्या बोलेंगे, उस जीन को हम बोलेंगे ट्रांसजीन, उस जीन को हम बोलेंगे ट्रांसजीन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम देखेंगे किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ने एकदम कहर मचा दिया, ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है। सबसे पहले कि organisms that contains gene from other species, ठीक है, किसी दूसरी स्पीशीज का जीन आ गया है। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को तो हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोल दिया। और द जीन दैट इज इंट्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ट्रांसजीन। ठीक है, द जीन दैट इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्गेनिज्म, उस जीन को हम क्या बोलेंगे बच्चे, ट्रांसजीन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ई कोलाई है, ई कोलाई के अंदर हमने ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन डाल दिया है। ठीक है, तो ई कोलाई क्या है बच्चे, ई कोलाई किस तरीके से काम करेगा, ई कोलाई को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और जो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है जो ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, जो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, ठीक है, और इसको हमने क्या बोला है बच्चे, इसको हमने बोल दिया ट्रांसजीन। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांसजीन। अब हम अगर प्लांट के अंदर अगर हम जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड, चाहे आप इसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम प्लांट के अंदर कोई और जीन डालते हैं उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बोल देंगे। एनिमल्स के अंदर डाल रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बोल देंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। क्लियर है, समझ में आया। एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चाहे तो आप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलो इसको, या फिर यहां पर ही मैं लिख देती हूँ इसको हटा के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कि जीएमओस,
आप ये बोल सकते हो, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी हो सकता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच कि हम अपना जो जीन है वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, यहां पर आप लिख सकते हो, चाहे आप ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलो या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बोलो, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स या फिर यहां पे आप बोलो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑल राइट, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। अब देखो हम क्या क्या बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले कि मतलब ये हम ये सारी की सारी जो चीजें कर रहे हैं, आपको पता है कि पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी करना कितना ज्यादा मुश्किल है ना। तो हम एक बार पहले बेनिफिट्स तो देखें कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये राइट डाउन कीजिए, ठीक है, और फिर थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। ऑल राइट, अब हम देखेंगे बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आप लिखिए बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, इनका क्या क्या फायदा हुआ, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम आगे की कहानी अपनी। चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऐसे प्लांट्स हमने बना लिए जो कि जिनका जो टॉलरेंस है बहुत ज्यादा हो गया रिगार्डिंग एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस का नहीं, बायोटिक स्ट्रेस का मतलब होता है जैसे कि इंसेक्ट हो गया, कोई पेस्ट के जो कोई भी इंसेक्ट है, पेस्ट है, वो डिजीज कॉज कर रहे हैं। लेकिन हमने जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो प्लांट्स बनाए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स या फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, उनमें क्या क्या खास बात आई। उनमें एक सबसे पहली बात की आई कि इनका टॉलरेंस लेवल इंक्रीज हो गया, इंक्रीज टॉलरेंस लेवल अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। अब एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या है, अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब हो गया जैसे कि अगर मैं बात करूं सूखा पड़ गया या फिर हाँ ड्रॉट, सूखा पड़ गया या फिर हाई पीएच या फिर टेम्परेचर की अगेंस्ट, या फिर बहुत ज़्यादा सॉइल के अंदर सॉल्टी कंडीशन है, तो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हो गई हैं क्रॉप्स, ठीक है। तो इंक्रीज टॉलरेंस लेवल अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। यहाँ पे मैंने बायोटिक स्ट्रेस नहीं लिखा, बायोटिक स्ट्रेस होता तो इसका मतलब क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर मैं एबायोटिक स्ट्रेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई यहाँ पे बच्चे, रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो बहुत कम हो गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे किसी ने टमाटर की खेती करी है, ठीक है, तो हार्वेस्टिंग हुई और जैसे जैसे मार्केट में पहुंचा टमाटो, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर राइप हो गया। यानी कि अगर आपने 1-2 दिन में अगर उसको यूज़ नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि वो खराब हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर कीड़े लग जाएंगे, आप उसको फेंकोगे। तो यही तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हुआ ना। तो अब आप जब भी टमाटर वगैरह लेने जाते हो तो आप क्या देखोगे कि मतलब थोड़ा सा टाइट टमाटर हो कि ये मतलब जल्दी खराब ना हो।
पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब किस तरीके से आगे, इसी की हम एक एप्लीकेशन देखेंगे जिसको फ्लेवर सेवर टोमेटो कहते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ने हेल्प की कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से ये सारी की सारी चीजें बच जाए। और अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ बच्चे, जो ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स है इनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत इंक्रीज हो गई, ठीक है, इंक्रीज न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस के अंदर मतलब गोल्डन राइस है बच्चों, विटामिन ए रिच हो गया है, ठीक है। किस तरीके से विटामिन ए रिच साइंटिस्ट ने बनाया, मतलब राइस के अंदर ही मतलब विटामिन ए रिच हो गया है वो राइस, यानी कि न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो और अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो मतलब जो सॉइल है ना, सॉइल की फर्टिलिटी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा है, मतलब ऐसे जो क्रॉप्स है मतलब जिनका जो एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी गई, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स टू अपटेक द मिनरल्स, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बच्चे मेंटेन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट, इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंक्रीज एफिशिएंसी of plants to uptake minerals, यानी कि सोइल की जो फर्टिलिटी है वो ज्यादा लॉस नहीं हुई, ठीक है। टॉलरेंस लेवल बढ़ गया एबायोटिक स्ट्रेस का, रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स टू अपटेक द मिनरल्स, ठीक है। यानी कि सोइल फर्टिलिटी मेंटेन रही, सोइल फर्टिलिटी लॉस था बच्चे वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एप्लीकेशंस है मतलब वो किसकी मदद से आई, हमने ऐसे प्लांट्स बना दिए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना दिए कि ये सारे के सारे प्लांट्स है ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले देखेंगे, अब एक्चुअली में अब हमारा चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ हमने बेस पढ़ा था, अभी तक तो सिर्फ ये कहानी थी, ये बेस था, ठीक है। अब एक्चुअली में जो चैप्टर है वो शुरू होगा, और चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि बीटी कॉटन के बारे में। एक्चुअली अब आपका चैप्टर शुरू हुआ है तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखेंगे आगे की कहानी, ठीक है, फिर हम देखेंगे आगे की कहानी। ठीक है, ये थी आगे ये था मतलब बेनिफिट्स जो भी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के थे, ये सारे के सारे बेनिफिट्स थे। अब देखो अब एक्चुअली में आपका चैप्टर शुरू होगा एग्रीकल्चर एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। और एग्रीकल्चर एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो होगा बच्चे, एप्लीकेशन के अंदर हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन, ठीक है। देखो बीटी कॉटन, कॉटन को एक इंसेक्ट इन्फेक्ट करता है, बहुत सुंदर सी कहानी है, ठीक है। और कुछ आपने नहीं सुना, सिर्फ एक बार पेशेंस रख के आपको ये कहानी सुननी है कि बहुत अच्छा सा प्लांट है, ठीक है, कॉटन। अब कॉटन को एक इंसेक्ट इन्फेक्ट करता है, अब इंसेक्ट इन्फेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है, कॉटन की जो ईल्ड है वो कम हो गई। अब ये जो इंसेक्ट है सिर्फ कॉटन को ही इन्फेक्ट नहीं करता, इसके अलावा ये कुछ बैक्टीरियाज है उनको भी इन्फेक्ट करता है, लेकिन बैक्टीरिया अपना इम्यून सिस्टम शो करता है, यानी कि हमसे बच के कैसे जाओगे। तो बैक्टीरिया को जैसे इन्फेक्ट किया, ठीक है, तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है बच्चे, एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्राई जीन। अब वो जो क्राई जीन है वो एक प्रोटीन बनाएगा जिसको हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन, ठीक है। अभी जो क्राई जो प्रोटीन है, अब जीन है, जीन तो एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा। अब ये जो प्रोटीन है जिसको हमने क्राई प्रोटीन बोला, इसको बीटी टॉक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम इनएक्टिव टॉक्सिन भी बोलते हैं, इसको प्रोटॉक्सिन भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। जैसे कि आपने देखा था प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज या फिर पेप्सिनोजन, ये सारे के सारे इनएक्टिव एंजाइम है। तो इसी तरीके से प्रोटॉक्सिन है, ये भी क्या इनएक्टिव है, यानी कि ये बैक्टीरिया के अंदर कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन बीटी टॉक्सिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिलस थुरिनजेनेसिस, बीटी का मतलब है बच्चे एक बैक्टीरिया। सबसे पहले तो मैं एक बात बताती हूँ, बीटी का मतलब क्या है, बीटी का मतलब है बेसिलस थुरिनजेनेसिस, एक बैक्टीरिया का नाम है। अब ये जो बैक्टीरिया है किस तरीके से कॉटन को प्रोटेक्ट करता है उस इंसेक्ट के खिलाफ, अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कहानी सुनते चलो और साथ में
मैं लिखते भी चलूंगी ताकि आपको समझ में आएगा। बीटी का नाम मतलब ये जो बीटी है, ठीक है, ये इसका नाम बीटी क्यों रखा गया है? इसका नाम रखा गया एक सोइल बैक्टीरिया के नाम पे, और थुरिंजियनेसिस, बेसिलस थुरिंजियनेसिस बच्चे एक सोइल बैक्टीरिया है, ठीक है। और किस तरीके से हम कॉटन को बचाते हैं उस इंसेक्ट के अगेंस्ट। अब देखो, अब वैसे तो मैम इंसेक्ट को अगेंस्ट तो हम इंसेक्टिसाइड ही यूज कर ले, पेस्टिसाइड ही यूज कर ले ना, तो भाई तो यूज ही नहीं करना ना, हम ऐसे यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि इको फ्रेंडली भी नहीं, इको फ्रेंडली नहीं होते और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। हम तो कुछ ऐसा करेंगे कि क्रॉप है, यहाँ पर कॉटन का प्लांट है, ठीक है, इंसेक्ट खाए और अपने आप मर जाए, यानी कि हमने क्रॉप के अंदर ही कुछ मॉडिफाई कर दिया है। तभी तो अगर हम क्रॉप को मॉडिफाइड करेंगे तभी तो उसको ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलते हैं। मेरी बात समझ में आए? तो हम यहाँ पे कुछ भी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड वगैरह कुछ केमिकल्स यूज नहीं करते। तो बीटी का मतलब है बेसिलस थुरिंजियनेसिस, एक बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया है। अब जो बेसिलस थुरिंजियनेसिस है बच्चे, इसके अंदर एक जीन होता है, ठीक है। जीन को यहाँ पर इटैलिक्स में लिखा है, तो मैं थोड़ा सा इटैलिक्स लिखने की कोशिश करती हूँ, दैट इज क्राई जीन, ठीक है। बेसिलस थुरिंजियनेसिस के अंदर एक बैक्टीरिया, एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्राई जीन, और ये जो क्राई जीन है अब क्या करेगा बच्चे? ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा, ट्रांसलेशन शो करेगा और प्रोटीन बनाएगा जिसको हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन, जिसका सी कैपिटल लिखते हैं, बाकी छोटू, ठीक है, यानी कि क्राई प्रोटीन। यानी कि यहाँ पर इस जीन ने बैक्टीरिया के अंदर क्या शो किया है बच्चे? ट्रांसक्रिप्शन शो किया है और ट्रांसलेशन शो किया है, ट्रांसक्रिप्शन शो किया है और ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन शो करेगा भाई, जीन है तो वो एक्सप्रेस होगा, प्रोटीन तो बनाएगा ही, ठीक है। कहानी क्या है कि बीटी कॉटन, यानी कि बेसिलस थुरिंजियनेसिस एंड कॉटन, कॉटन को हमें बचाना है इंसेक्ट से। वो इंसेक्ट इसकी जो बॉल्स हैं कॉटन की उसको इन्फेक्ट कर देगा और यील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कहानी ये है कि बेसिलस थुरिंजियनेसिस के अंदर एक जीन होता है, उसका नाम है क्राई जीन, जिसको इटैलिक्स में लिखते हैं, और एक प्रोटीन बनाएगा जिसका सी कैपिटल यानी कि क्राई प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो क्राई प्रोटीन है ये बच्चे इनएक्टिव होता है। ये क्राई प्रोटीन कैसा होता है? इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, इसलिए हम इसको प्रोटॉक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम बीटी टॉक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चे? बीटी टॉक्सिन। अब देखो, अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि इस क्राई जीन को हमने किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है? इस क्राई जीन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है किसके अंदर? ये कर दिया है हमने कॉटन के अंदर। किसके अंदर? कॉटन प्लांट के अंदर ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। अब इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? अब ये कहानी पूरी की पूरी पिछले चैप्टर वाली है, यानी कि यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं बच्चे? प्लाज्मिड। और आपको पता है प्लांट्स के अंदर जो प्लाज्मिड हम यूज करते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होता है बच्चे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, यानी कि टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का हम यूज करके, ठीक है, का हम यूज करके ये जो जीन है क्राई जीन बीटी कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब बीटी टॉक्सिन के अंदर बीटी जो क्राई जीन है ये कॉटन प्लांट के अंदर आ गया है। अब ये भी क्या है बच्चे? क्राई जीन है, ठीक है, ये भी क्राई जीन आया है और ये भी क्या बनाएगा? क्राई प्रोटीन बनाएगा, लेकिन ये अभी भी क्या है? इनएक्टिव है, ठीक है, अभी भी ये क्या है? इनएक्टिव है। क्राई प्रोटीन रोंतड़ू प्रोटीन ही है कि हमेशा ही रोता रहता है जी नहीं, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, ठीक है। क्राई प्रोटीन का मतलब क्या है? मैं यहीं पर लिखने की कोशिश करती हूँ, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ठीक है। ना तो ये बैक्टीरिया को कुछ कर रहा है अभी, ना ही ये किसको कर रहा है? प्लांट को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लेकिन अब क्या होगा? अब क्या होगा कि जैसे ही कोई भी इंसेक्ट आएगा, ठीक है, ये जो इंसेक्ट आएगा जो क्रॉप को, जो प्लांट की जो कॉटन क्रॉप है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये जो इंसेक्ट है, अब क्राई प्रोटीन है, अब ये हर एक जगह पहुंच गया है ना, यानी कि लीव्स के अंदर भी पहुंच गया है, हर सेल के, आप ऐसा थोड़ी कि पर्टिकुलर जगह पे ये प्रोटीन बनेगा, ये तो हर जगह बनेगा। तो यानी कि जो लीव्स है, लीव्स के अंदर ये जो प्रोटीन है बन गया है। अब जस्ट सपोज इंसेक्ट ने यहाँ पर इन्फेक्ट किया,
ठीक है, यहाँ पर इसने इसको खाना शुरू किया। तो इंसेक्ट की गट के अंदर, इंसेक्ट की जो गट है बच्चे, इसके अंदर होती है एल्कलाइन पीएच। क्या होती है बच्चे? एल्कलाइन पीएच। ठीक है, अब ये जो एल्कलाइन पीएच है ना, इस क्राई प्रोटीन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है? सोल्यूबलाइज कर देती है। क्या कर देती है बच्चे? सोल्यूबलाइज कर देती है, यानी कि सोल्यूबलाइज कर देती है। अब ये क्रिस्टल प्रोटीन नहीं बच्चा, अब ये सोल्यूबलाइज हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये मैं गट बता रही हूँ, ठीक है, ये क्या है? गट है, ठीक है। और ये जो मिड गट सेल्स होती हैं, यानी कि मिड गट में ये जो एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं, ये एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। और अब ये सोल्यूबलाइज हो गया। क्यों सोल्यूबलाइज हो गया बच्चे? ये सोल्यूबलाइज इसलिए हो गया क्योंकि इसको अल्कलाइन पीएच मिल गई है। ना तो अल्कलाइन पीएच प्लांट के अंदर मिल रही थी, ना ये बैक्टीरिया के अंदर मिल रही थी। जब इंसेक्ट ने इसको खाया, तो जब ये इंसेक्ट की मिडगट के अंदर गया तो अल्कलाइन पीएच मिली। अब ये जो अल्कलाइन पीएच है, ये क्या करेगी? इस इनएक्टिव टॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अब जैसे ही एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर पोर बन जाते हैं। ये कहाँ पर पोर बन जाते हैं बच्चे? यहाँ पर पोर बन जाते हैं मिडगट एपिथेलियल सेल। ये कौन सी सेल है बच्चे? मिडगट एपिथेलियल सेल ऑफ इंसेक्ट। मिडगट एपिथेलियल सेल्स ऑफ जो इंसेक्ट हैं, इसमें क्या बन जाते हैं बच्चे? पोर्स बन जाते हैं। अब पोर्स बन गए तो इसका मतलब क्या होगा? पोर्स बन गए तो फ्लूइड एंटर करेगा, फ्लूइड एंटर करेगा तो इसका मतलब क्या होगी बच्चे? स्वेलिंग होगी। और स्वेलिंग होने के बाद क्या होगा? मतलब जो सेल है वो क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी, यानी कि लाइसिस हो जाएगा, और इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? मृत्यु। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? क्या हमने उस इंसेक्ट को मार दिया। मेरी बात समझ में आई? हमने उस इंसेक्ट को मार दिया। किस इंसेक्ट को मार दिया? हमने उस इंसेक्ट को मार दिया जो कॉटन को इन्फेक्ट कर रहा था, ठीक है। किसके मदद से मार दिया? बेसिलस thuringiensis की मदद से मार दिया। हम यहाँ पर कोई भी इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं किया। यहाँ पर कोई भी इंसेक्टिसाइड का यूज हमने नहीं किया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो ये एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बच्चे फिर से समझाती हूँ। देखो क्या हुआ कि ये मैंने एक प्लांट बना दिया, ठीक है। जस्ट सपोज ये मैंने क्रॉप बना दिया, कॉटन की ये बना दी मैंने बच्चे क्रॉप, ठीक है। और इसको ये इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट लगा लो बच्चे, मैं बाद में बताऊंगी। ये इंसेक्ट लग तो नहीं रहा, बट स्टिल ये इंसेक्ट इसको क्या कर रहा है? इन्फेक्ट कर रहा है। ये इंसेक्ट किसको क्या कर रहा है बच्चे? इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमने इस इंसेक्ट को, इस कॉटन क्रॉप को इन्फेक्ट होने से बचाना है, तो हम मदद लेते हैं। हम मदद लेने भागते हैं बेसिलस thuringiensis के पास। बेसिलस, हम बोलेंगे बेसिलस thuringiensis, क्या हम हमारी मदद करोगे? इसने बोल दिया कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बेसिलस thuringiensis के पास बोला मेरे पास तो यार एक जीन है, उस जीन का नाम है क्राई जीन। अब ये जो क्राई जीन की खास बात ये है कि ये एक्सप्रेस करेगा तो क्राई प्रोटीन बनाता है। अब तुम इससे कुछ कर सकते हो तो करवा लो, क्योंकि ये अब मुझे तो कुछ भी हार्म नहीं कर रहा ये क्राई प्रोटीन, ठीक है। साइंटिस्ट बोले चलो ठीक है, कोई नहीं, सोचते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। बचाना तो है अपनी कॉटन क्रॉप को, क्योंकि यील्ड बहुत कम हो रही है। तो बेसिलस thuringiensis कहता है मेरे पास तो सिर्फ एक जीन है जिसका नाम है क्राई जीन। अब क्राई जीन एक्सप्रेस करेगा तो क्राई प्रोटीन बनाता है। अब ये जो क्राई प्रोटीन है ना, ये इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव के लिए हम उसको बीटी टॉक्सिन बोल दो, चाहे इसको प्रोटॉक्सिन बोल दो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये कहता है कि यार अब क्या कुछ करे, तो एक काम करते हैं कि इस क्राइजीन को ना, इस क्राइजीन को क्रॉप, जो कॉटन क्रॉप है इसके अंदर डाल के देखते हैं। उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी कर लो। अब इस क्राइजीन को किसके अंदर डाल दिया? क्रॉप के अंदर डाल दिया, ठीक है, यानी कि कॉटन के अंदर। और सिंप्लीफाई कर लो, किसके अंदर डाल दिया? कॉटन के अंदर। अब ये भी कह रहा है कि चलो ठीक है, जीन है तो एक्सप्रेस करेगा, तो इसका मतलब क्राई प्रोटीन बनेगी, ठीक है। यानी कि अब ये हर एक लीव्स वगैरह हर एक सेल के पास पहुंच गई है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे बोल दो एवरी सेल के पास पहुंच गई है। अब साइंटिस्ट ने बोला चलो ठीक है, इतना तो किया, अब हम देखते हैं कि अगर कोई इंसेक्ट इसको, ये वाला इंसेक्ट, ये दुष्ट आदमी जब इसको खाता है तो क्या होगा।
तो क्या किया कि जब यहां पर इंसेक्ट ने अटैक किया, ठीक है, इंसेक्ट चला कि चलो फिर से हम अपने काम पे चले जाते हैं, फिर से नुकसान पहुंचाने जाते हैं। तो अब कॉटन तैयार था कि आओ तो सही तुम, मेरे पास तो ऑलरेडी क्या है, क्राई प्रोटीन, एक बार आके तो दिखाओ। तो इंसेक्ट बोलता अच्छा तुम्हारे पास ऐसा है, हम थोड़ी ना डरते हैं, काट के दिखाते तुम्हें। ठीक है, तो इंसेक्ट आया, इंसेक्ट ने इसको क्या किया, इन्फेक्ट किया। अब ये जो क्राई प्रोटीन है ये भी क्या है बच्चे, इनएक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, इनएक्टिव है। क्वेश्चन आता है कि ये जो इनएक्टिव है ये किस तरीके से इंसेक्ट को खत्म कर देती है, ना तो ये बैक्टीरिया को मार रही है ना प्लांट को मार रही है। तो इंसेक्ट क्या करेगा कि यार जैसे ही ये इसके पास गया और ये जो क्राई प्रोटीन है अब ये अपना जो रंग रूप है वो बदल लेती है। पहले तो क्रिस्टलाइन थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही इसको इसकी मिड गट के अंदर, ये क्या लिखी मैंने, मिड गट, ठीक है, जो मिड गट है, मिड गट के अंदर, मिड गट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की मिड गट के अंदर इसको क्या मिली बच्चे, एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच मिली। ठीक है, अभी जो एल्कलाइन पीएच है ना, इस क्राई जो इनएक्टिव टॉक्सिन को एक्टिव के अंदर कन्वर्ट कर देती है, इनएक्टिव टॉक्सिन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है, एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अभी एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया है, तो इसके पास जो मिडगट एपिथेलियल सेल है, मिडगट एपिथेलियल सेल ऑफ इंसेक्ट, ये देखो ये है मिडगट एपिथेलियल सेल, मिडगट एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंसेक्ट। यहां पे इस प्रोटीन ने क्या किया, अब ये दुष्ट हो गई, अब यहां पर क्या बनाना शुरू कर दिए बच्चे, ये पोर्स बना दिए। ठीक है, ये क्या बना दिए, पोर्स बना दिए। अब पोर्स बना दिए तो पोर्स की मदद से ये फ्लूइड एंटर करेगा इसके अंदर, यहां से एंटर करेगा। ठीक है, तो पोर बनाए, ठीक है, पोर बनाने के बाद जो सेल है वो क्या हुई, स्वेलन अप हुई, और स्वेलन अप हुई तो अब इसका बर्स्ट होगा सेल का, और ये लाइसिस हो गई, और अल्टीमेटली इंसेक्ट का काम खत्म, इंसेक्ट की डेथ हुई। अब मेरी बात समझ में आई कि अब हमें कोई भी इंसेक्ट का हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस क्राई प्रोटीन, अब ये इंसेक्ट को खत्म कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्राई प्रोटीन को एक और नाम दे देते हैं, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, ये पूरी की पूरी कहानी है किस तरीके से, यानी कि किस तरीके से हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का जो प्लाज्मिड का यूज करके अब ये कॉटन के अंदर हम इंसर्ट करें। तो यहां पर जो हमने पूरी की पूरी कहानी पढ़ी थी बायोटेक्नोलॉजी की, तो यही तो लगेगी, बायोटेक्नोलॉजी तो लगेगी यहां पर। ठीक है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, यानी कि क्या यूज करेंगे हम, टीआई प्लाज्मिड हम यूज करेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का, और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्राई जीन है, ठीक है, वहां पर इंसर्ट करके भेज देंगे। ठीक है, अब वहां पर क्राई जीन है तो वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, प्रोटीन बनाएगा। अब ये जो क्राई प्रोटीन है, अब ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बोलते हैं अब इसको। अब ये क्या हो गई, इनएक्टिव से एक्टिव। तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना कि इसके लिए जो चीज रेस्पॉन्सिबल है बच्चे वो क्या होगी, एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच ही रेस्पॉन्सिबल है क्रिस्टलाइन प्रोटीन को इनएक्टिव से एक्टिव करने में, यानी कि सोल्यूबलाइज करने में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम खत्म कर देते हैं इंसेक्ट का जो कि इन्फेक्ट करता है कॉटन क्रॉप को, किसकी मदद से, बेसिलस thuringiensis के क्राई जीन की मदद से। ठीक है, तो जो बीटी टॉक्सिन है ना, ये जो बीटी टॉक्सिन है इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, और जो चॉइस है कि ये जो चॉइस है ये कौन सा हम जीन, अब बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे जीन्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे जीन्स होंगे, और ये जीन अलग अलग इंसेक्ट को मारने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जीन है, बीटी जीन है बच्चे, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई इससे पहले आप एक लाइन लिखिए, बीटी टॉक्सिन जीन, बीटी टॉक्सिन जीन इज insect specific,
ठीक है, इंसेक्ट स्पेसिफिक है। अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा जीन इंसर्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा इंसेक्ट किस क्रॉप को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स ऑन, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे, इट डिपेंड्स ऑन अपॉन, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा प्लांट के ऊपर, ठीक है, या फिर क्रॉप बोल सकते हो, एंड इंसेक्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि कौन सा इंसेक्ट किस क्रॉप को खत्म कर रहा है, क्योंकि एक बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस के अंदर बहुत सारे जीन होंगे। ठीक है, और कौन सा जीन किस इंसेक्ट को खत्म करेगा वो डिपेंड करता है। तो इसलिए ये डिपेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा इंसेक्ट किस क्रॉप को इन्फेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई फर्स्ट AC एंड ट्राई सेकेंड ऐप। ठीक है, ये किसके अंदर इंसर्ट किया जाता है बच्चे, इंट्रोड्यूस्ड इन किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कॉटन बोलवॉर्म। ठीक है, इस इंसेक्ट के अगेंस्ट अगर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है तो क्राई फर्स्ट एंड क्राई सेकेंड ऐप ये हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरीके से जो क्राई फर्स्ट जो AB है बच्चे, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस्ड इन कॉर्न, मक्के के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है टू प्रोवाइड protection against कॉर्न बोरर। ठीक है, ये मक्के के तने को इन्फेक्ट करता है, इसीलिए हम इसको स्टेम बोरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बच्चे कि कौन सा जो इंसेक्ट है किस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कॉटन बुलवॉर्म के अगेंस्ट। ठीक है, जो क्राई फर्स्ट AB है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉर्न के अंदर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉर्न बोरर या फिर स्टेम बोरर। और ये चॉइस है जीन का, ये कौन सा इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का यूज करके हम जीन तो इंट्रोड्यूस करें, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये किसके अगेंस्ट हमें प्लांट को, क्रॉप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा इंसेक्ट है और कौन सी क्रॉप है। ठीक है, तो जैसे जो क्राई फर्स्ट AB है ये कॉर्न के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कॉर्न बोरर के अगेंस्ट या फिर स्टेम बोरर के अगेंस्ट। और दूसरा क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कॉटन बुलवॉर्म के अगेंस्ट इन कॉटन क्रॉप। ठीक है, तो इतना लिखिए, फिर एक छोटा सा पॉइंट बाकी है, फिर वो हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, वो हम इसके अंदर लिखेंगे कि जो BT टॉक्सिन है, एक तो ये इंसेक्ट स्पेसिफिक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे BT टॉक्सिन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, BT टॉक्सिन मतलब जो BT जो टॉक्सिन है बच्चे, ये हमें जो प्रोटेक्शन है वो किस किस के अगेंस्ट प्रोवाइड कर रहा है, BT टॉक्सिन अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, ये आपके NCERT में गिवन है बच्चे, आपको ध्यान में रखना है। BT टॉक्सिन अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में है, जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स की बात करूं, लेपिडोप्टेरन्स के अंदर, इस ग्रुप के अंदर ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट टोबैको बर्डवॉर्म एंड आर्मी वॉर्म के अगेंस्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और लेपिडोप्टेरन्स, डायप्टेरन्स की अगर मैं बात करूं,
और स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है। सिलोप्टेरेंस के अंदर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट फ्लाइज एंड मस्किटोस, और ये हो गया आपका बीटल्स, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो बीटी टॉक्सिन है वो एक तो बीटी टॉक्सिन है इंसेक्ट स्पेसिफिक है, ये तो ध्यान में रखना। दूसरा लेपिडोप्टेरेंस के केस में ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट टोबैको बडवर्म एंड आर्मी वर्म। इन केस ऑफ डायप्टेरेंस बीटल्स के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और कॉलिप्टेरेंस के अगर मैं बात करूं तो इस केस में ये फ्लाइज एंड मस्किटोज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटी टॉक्सिन ही अभी तक डिस्कवर किया गया है, बहुत सारी अगर मैं बात करूं बीटी टॉक्सिन का यूज करके, फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन तो लिखा ही दिया है मैंने, ठीक है। बीटी ब्रिंजल हो गया, ठीक है। बीटी सोयाबीन, ठीक है। बीटी टमाटो, बीटी पोटैटो, ठीक है। बीटी ब्रिंजल, कॉटन, बीटी सोयाबीन, टोमेटो, पोटैटो, ये अभी तक ये सारी की सारी क्या किए गए हैं, बना चुके हैं, ठीक है। जिसके अंदर बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस किया था 2002 के अंदर, इतना ही ध्यान आपको रखना है, ठीक है। सबका मैकेनिज्म सेम होगा लेकिन डिपेंड करेगा कि इंसेक्ट कौन सा है और इसके साथ साथ प्लांट यानी कि क्रॉप कौन कौन सी है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है, बीटी टॉक्सिन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर आपकी क्या गिवन है। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी यू वुड हैव लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एसेंशियली डील विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग genetically modified microbes, fungi, plants and animals. Application of biotechnology include therapeutics, diagnostic, genetically modified crops or agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production. हर एक केस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। 3 रिसर्च एरिया हैं जहाँ पर अभी भी रिसर्च हो सकती है। सबसे पहले प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रोब हो या फिर प्योर एंजाइम हो, ठीक है। और दूसरा ऑप्टिमल कंडीशंस हमें देनी है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ताकि मतलब स्टेराइल कंडीशन हमें देनी है बायोरिएक्टर्स के केस के अंदर, ताकि कैटलिस्ट बहुत अच्छे से ग्रो हो सके और जो हमें जो प्रोडक्ट मिला है सिर्फ हमें वही प्रोडक्ट मिले, यानी कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च बाकी है। लेट अस नाउ हाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यही था ना, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने यही डेफिनेशन दी थी कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर कोई माइक्रोब्स हो, ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी मदद से नेचुरल साइंस का भी इंटीग्रेशन है उसके अंदर, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यही तो एप्लीकेशन है, ठीक, इसी को तो हम एप्लीकेशन बोलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ, लेट अस लुक एट द 3 ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। जैसे कि 3 प्रोसेस हैं जिसकी मदद से हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हो गया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, यानी, और जो थर्ड है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात अगर मैं करूं तो ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेड इन ट्रिपलिंग फूड क्वालिटी, 3 टाइम्स प्रोडक्शन तो हुआ, बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन तो इतनी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और आने वाले टाइम पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी कि इंडिया चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। इंक्रीज्ड यील्ड हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज, बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। लेकिन इन सारी का सारा यूज तो किया, लेकिन फार्मर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज के होते हैं बच्चों, वो इतने रिच नहीं होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है, और वो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते एग्रोकेमिकल्स को। ऑन द टॉप ऑफ दैट एग्रोकेमिकल्स आर नॉट इको फ्रेंडली। तो हमें कुछ और जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग्स है उसकी मदद से भी हमें कोई इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप नहीं मिली थी। तो इसीलिए हमें मतलब अपना जो स्टेप है वो फॉरवर्ड किया टुवर्ड द बायोटेक्नोलॉजी की किसी तरीके से हम फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दें, ठीक है। Is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that farmers may obtain maximum yield
फ्रॉम देयर फील्ड्स, इज देयर ए वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर? क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा ले, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे, फार्मर्स के लिए भी, क्योंकि जो करता है धरता है बच्चे, वो तो फार्मर्स ही, उन्हीं की वजह से हम खाते हैं, मतलब कुछ ऐसा कर दे कि उनके लिए भी कुछ बेनिफिशियल हो चीजें। तो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स हुज जिनकी मतलब जीन्स ऑल्टर कर दिए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो जीएम प्लांट्स हैं वो मतलब उनके क्या क्या मतलब रोल है, क्या क्या उनके फायदे हैं? सबसे पहले तो ये ज्यादा टॉलरेंट हो गए एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट, ठीक है। दूसरा मतलब जो भी केमिकल, जो पेस्टिसाइड्स है, उनका केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर जो रिलाय था वो भी कम हो गया, और जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो भी बच्चा कम हुआ, न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज हो गई है। दूसरा जो एफिशिएंसी, यानी कि जो क्रॉप्स है वो अब ज्यादा से ज्यादा मिनरल को अपटेक कर सकती हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। ये मतलब अगर आपसे पूछे कि क्या क्या बेनिफिट्स है, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे की कि in addition to these uses, GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to the industries in the form of searches, fuels and pharmaceuticals. Some of the application of biotechnology agriculture you may be study in detail are the production of pest-resistant plant, ठीक है, which could be decrease the amount of pesticide used. BT toxin is produced by, कौन से BT toxin produce करता है? Bacillus, ये ध्यान में रखना, Bacillus thuringiensis, BT में शॉर्ट में लिखते हैं। BT toxin gene has been cloned from bacteria and it expressed in plants to provide resistance to insect without the need of insecticide. Insecticides की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी and created a biopesticides. All right. For example, अभी तक BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato, सोयाबीन आप वहां पर ऐड कर सकते हो, BT राइस भी ऐड कर सकते हो, BT कॉर्न यहाँ पर शायद मैंने ऐड नहीं किया, तो आप यहाँ पे BT राइस और BT कॉर्न भी आप यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, BT सम स्ट्रेन ऑफ Bacillus thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन जो कि इंसेक्ट किल करते हैं इंसेक्ट को, सच एज लेपिडोप्टेरन्स के अंदर टोबैको बर्डवॉर्म एंड आर्मीवॉर्म, कोलियोप्टेरन्स के अंदर बीटल्स एंड डायप्टेरन्स के अंदर फ्लाइज एंड मस्किटोज। ये बच्चे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है। डायप्टेरन्स मैंने गलती कर दी, यहाँ पर डायप्टेरन्स के केस में आएगा बच्चे फ्लाइज एंड मस्किटोज, ठीक है। डायप्टेरन्स के अंदर आएगा बच्चे फ्लाइज एंड मस्किटोज के अगेंस्ट, और कोलियोप्टेरन्स के अंदर आएगा बीटल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप गलती से ठीक कर लेना, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ऑलराइट। अब देखो, some strain of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as Lepidopterans, tobacco birdworm, armyworm, coleopterans के अंदर beetles आती हैं, diapterans के अंदर flies and mosquitoes. Bacillus thuringiensis form protein crystal during a particular phase of their growth. उस क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। व्हाई डज दिस टॉक्सिन, एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बेसिलस, बेसिलस को क्यों नहीं मारता? तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। इनएक्टिव होता है क्यों? क्योंकि इसको पीएच नहीं मिल रही होती, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू alkaline pH of the gut which solubilize the crystal. The activated toxin bind to the surface midgut epithelial cells and create pores that cause swelling and lysin and eventually cause death of insect. जैसे ही इंसेक्ट ने खाया, जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। किस तरीके से? इसी तरीके से, क्योंकि उसको क्या मिल गई है? अल्कलाइन पीएच मिल गई, ठीक है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton. The choice of gene, ये ध्यान में रखना, the choice of gene depend upon the crop and the targeted pest as most BT toxin are insect group specific, ठीक है, याद ध्यान रखना ये बात। The toxin is coded by a gene cry first egg named cry. There are a number of them. For example, the protein encoded by cry first egg and cry second egg control the cotton bollworms and the cry first egg controls the corn borer. तो ये ध्यान में रखनी है आपको सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपने देख ही रहा है कि पहले मतलब प्रोडक्टिविटी किस तरीके से कम हो जाती है, ईल्ड किस तरीके से कम हो जाती है। तो ये जो डिस्ट्रॉयड
डिस्ट्रॉयड बाय बुलवॉर्म से, कॉटन बुलवॉर्म ने क्या किया, इसको खराब कर दिया है और ये है एक फ्रेश फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल। ठीक है, तो ये आपको देख ही लिया है आपने। अब मुझे बता दीजिए जल्दी से आप क्वेश्चन, द टॉक्सिन दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट कॉटन बुलवॉर्म, कॉटन बुलवॉर्म के अगेंस्ट कौन कौन सा इफेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB। ठीक है, तो देखो क्राई फर्स्ट AC है, क्राई सेकेंड AC है बच्चे, गलत हो गया। क्राई फर्स्ट AB है, ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, क्राई फर्स्ट AC यानी कि फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इन वन विच हैज क्या क्या फॉरेन DNA सम ऑफ इट सेल, फॉरेन RNA इन ऑल ऑफ इट सेल, या फिर फॉरेन DNA इन ऑल ऑफ इट सेल। मैंने यही बोला था ना, हर एक सेल के पास फॉरेन DNA जाएगा। ठीक है, तो यहां से करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, द क्राई टॉक्सिन डज नॉट किल द बैक्टीरिया इन विच इट्स प्रोड्यूस, क्राई जो टॉक्सिन है बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता, क्यों, क्योंकि वो इनएक्टिव होता है। ठीक है, बैक्टीरिया खुद ही रेजिस्टेंट होता है टॉक्सिन के लिए। बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म इज हाईली एसिडिक, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म इज हाईली एल्कलाइन, टॉक्सिन इज एक्टिवेटेड इन एल्कलाइन मीडियम। बताओ, बैक्टीरिया, द क्राई टॉक्सिन डज नॉट किल द बैक्टीरिया, डज नॉट किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ही नहीं किल करता, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म हाईली एसिडिक, ये भी गलत हो गया। ठीक है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म इज हाईली एल्कलाइन, ये भी गलत हो गया। द टॉक्सिन इज एक्टिवेटेड इन एल्कलाइन मीडियम, द टॉक्सिन है वो किसके अंदर एक्टिव होता है, एल्कलाइन मीडियम के अंदर एक्टिव होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी टॉक्सिन इज हार्मफुल टू इंसेक्ट लाइक, बीटी टॉक्सिन है वो हार्मफुल किसके अंदर होता है, लेपिडोप्टेरन्स के अंदर, टोबैको बर्डवॉर्म एंड आर्मी वॉर्म आएगा, बिल्कुल सही है, आप गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, कॉलियोप्टेरन्स के अंदर आएंगे बीटल्स, अब डायप्टेरन्स के अंदर आएंगे आपके बच्चे क्या, डायप्टेरन्स के अंदर फ्लाइज एंड मस्किटोज। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, क्राई फर्स्ट एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis आर इफेक्टिव अगेंस्ट। ठीक है, जो क्राई फर्स्ट किसके अगेंस्ट होगा बच्चे, बुलवॉर्म्स के अगेंस्ट। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, यही तो पूरी गाथा हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग बीटी टॉक्सिन जीन क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB। ठीक है, और ये आर रेस्पॉन्सिबल किसको कंट्रोल करने के में ये हेल्प करते हैं बच्चे, जो टोबैको है, टोबैको या फिर कॉटन, जल्दी बताओ, टोबैको या कॉटन, कॉटन। ठीक है, कॉटन को इन्फेक्ट करता है और कौन, कॉटन बुलवॉर्म, और उसके लिए हम यूज करते हैं क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB जीन। तो यहां से करेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फ्रॉम इन द इंसेक्ट गट, बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन, बेसिलस के अंदर तो एक्टिव होता नहीं है, एक्टिव टॉक्सिन एंटर इनटू द ओवरीज के अंदर भी नहीं होगा, द कंसर्न बेसिलस एज एंटीटॉक्सिन, ये भी गलत। द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन ये एक्टिव के अंदर कन्वर्ट होता है इन द इंसेक्ट गट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया बेसिलस thuringiensis इज वाइडली यूज्ड इन कंटेम्परेरी बायोलॉजी एज, बताओ, इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन जी नहीं, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन जी नहीं, सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम जी नहीं, एज ए इंसेक्टिसाइड। ठीक है, यही तो हम पूरी की पूरी कहानी पढ़ के आए हैं। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन, क्या क्या है बीटी कॉटन की, हाई यील्ड होगी ऑब्वियसली, ये सारी की सारी जो ताम जाम हमने किया है ये किस लिए किया है, ताकि कॉटन की हाई यील्ड हो और रेजिस्टेंस मिले अगेंस्ट कॉटन बुलवॉर्म्स। करेक्ट आंसर हो गया आपका D। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एल्कलाइन pH में ही कन्वर्ट होगा एक्टिव, और ये एल्कलाइन pH कहां पर मिलेगी, मिड गट, किसके अंदर, मिड गट ऑफ द इंसेक्ट। So the correct answer of this question is option number A is the correct answer। और यहाँ पर हमने देखा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर की, और अभी तो हमारे बहुत अच्छा मैकेनिज्म बचा हुआ है RNA इंटरफेरेंस का। ठीक है, आज की क्लास तो थोड़ा सा बेस बनाने में लग जाती है, पहली क्लास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही चली जाती है कि चैप्टर का क्या क्या इंट्रोडक्शन है। अब आपका बिल्कुल अच्छे से चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, आधा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हो ही गया है, बीटी कॉटन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक
अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, चिंता ना कीजिए, सब अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।